हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 डिस्कस करेंगे, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इसमें हम यूनिट 1 का टॉपिक टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी एक्चुअली एक शब्दावली है जो टेक्सटाइल्स अर्थात वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत काम आती है। अगर हमें ये सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होगी तो हम इस पेपर को अच्छे से समझ पाएंगे और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हुए जाएंगे। नंबर 1 जो टर्मिनोलॉजी है वो है पोर्ट्स, जिसको हम हिंदी में कोए कहते हैं। कोए एक्चुअली जो कपास होती है, कपास या कॉटन, इसके बिनौले होते हैं, ये जो पके हुए फल होते हैं फ्रूट के समान, उसे कहा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि वो फ्लावर इस प्रकार के शेप में होते हैं और प्लांट से जुड़े हुए रहते हैं, जिसके ऊपर कुछ लीव्स रहती हैं और इसके अंदर जो कॉटन होती है एक्चुअली वो कॉटन फिल्ड रहती है, वाइट या थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का कॉटन रहता है। तो पोड्स जो होते हैं कोए, ये एक्चुअली कपास का जो फ्रूट होता है उसे कहा जाता है, जो कि पका हुआ होता है या राइप्ड फॉर्म में होता है। सेकेंड हमारी टर्मिनोलॉजी है गिनिंग। गिनिंग को हम कहते हैं ओटना, राइट। गिनिंग मीन्स ओटना, अर्थात जो पॉड्स होते हैं जब प्लांट से जुड़े हुए ही रहते हैं, इस टाइम पर इस गिनिंग प्रोसेस के अंतर्गत हम इनको इससे अलग कर देंगे, अर्थात यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया जाता है और इसे कहते हैं गिनिंग का प्रोसेस, जिसमें जो बिनौले होते हैं अर्थात इसके अंतर्गत इसे कट कर लिया जाता है और इसमें जो बिनौले होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो है बेलिंग का प्रोसेस। बेलिंग का प्रोसेस, जिसको हम बेसिकली गांठे लगाना भी कहते हैं, गांठे लगाना, राइट। इसमें क्या किया जाता है, जो कपास के रेशे जो हमारे को अब अलग होते हैं, ये कुछ कुछ इसी प्रकार के फॉर्म्स में हो जाते हैं। इन सभी को पकड़ करके और इनको इकट्ठा करके इनको बांध लिया जाता है, जिसे बेलिंग का प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्डिंग। कार्डिंग का प्रोसेस को वैसे कहा जाता है हिंदी में धुनाई करना। धुनाई करना मीन्स जितने भी हमारे पास में इस प्रकार की जो बेल्स आती हैं, अब ये बेल्स बन जाती है। अब ये जो बेल्स इस प्रकार से लंबी रहती है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है, राइट। इम्प्योरिटीज़ अर्थात अशुद्धियाँ। इन अशुद्धियों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन अशुद्धियों को रिमूव नहीं किया जाएगा तो यह सभी, इससे कपड़ा नहीं बन पाएगा। जो कपड़ा बनेगा वो ख़राब क्वालिटी का होगा और बीच बीच में काफ़ी हर्डल्स आएंगे जब इस कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास में ये जो रेशे होते हैं, फाइबर्स, ठीक है, इनसे जितनी भी डस्ट होती है, डर्ट होती है, ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, है ना, इन सबको रिमूव किया जाता है, ठीक है। इन सभी को रिमूव जो किया जाता है एक्चुअली कुछ ऐसा कॉम्बिंग टाइप का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम बालों को कॉम्ब करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारे बालों के अंदर जितनी भी टैंगल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी खुल जाते हैं। जितनी गांठें होती है, जो भी इम्प्योरिटी अगर हमारे बाल में आकर फंस जाती है तो कॉम्बिंग करने से वो हट जाती है। तो कार्डिंग का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर बेसिकली इस प्रकार के कुछ व्हील्स होते हैं जिनके ऊपर इस तरीके के हुक्स लगे रहते हैं, इनको हुक्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो हुक्स होते हैं, ये हुक्स क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटी होती है इसके अंदर फंस करके वो इससे अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी बेसिक प्रोसेस होता है कार्डिंग का, जिसके अंदर अशुद्धियों को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंघी करना, राइट। कॉम्बिंग, कंघी करना, सेम प्रोसेस कार्डिंग की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस होता है। इस एडवांस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली इसमें भी इसी प्रकार के हमारे पास में रोलर्स रहते हैं। उस रोलर्स के ऊपर भी हुक्स रहेंगे, लेकिन वो काफ़ी पास पास में होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है कार्डिंग में, उसको रिमूव किया जाता है। लेकिन जो कॉम्बिंग का प्रोसेस होता है, इसके अंतर्गत जो फाइबर्स हैं, लगभग उनसे जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फाइबर्स
और जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। तो इस कॉम्बिंग के प्रोसेस के द्वारा शॉर्ट फाइबर्स और लॉन्ग फाइबर्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो कपड़ा होता है, जो रेशे होंगे वो लंबे लंबे सारे एक साथ हो जाएंगे और जो छोटे छोटे रेशे रहेंगे उनको अलग कर लिया जाएगा। इससे क्या होता है, जो कपड़े की क्वालिटी होती है वो और ज़्यादा फाइन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो कॉम्बिंग का प्रोसेस सिर्फ उन्हीं कपड़ों के लिए किया जाता है जिससे कि हाई क्वालिटी या जो कॉस्टली अब थोड़ा प्राइस वाला कपड़ा होता है वो बनाने के लिए ही कॉम्बिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो क्योंकि कि यह काफ़ी महंगा प्रोसेस होता है, इसलिए हर कपड़े के लिए हम इसे अप्लाई नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स मिश्रित करना या मिलाना। देखिए, हम ब्लेंडिंग का मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ब्लेंड करना मीन्स कुछ चीज़ों को एक साथ मिलाना, ठीक है। इस प्रोसेस के अंतर्गत जितने भी अलग अलग टाइप के फाइबर्स हैं, जैसे कि हम करें तो डिफरेंट फाइबर्स जो होते हैं, इन सभी को एक साथ ब्लेंड कर दिया जाता है, मिला लिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे कि हमने कॉटन को मिला लिया, हमने नायलॉन को एक साथ मिला लिया, ठीक है। तो इससे अलग कपड़ा बन गया, ठीक है। हमने कॉटन को और पॉलिस्टर को अगर हम चाहे तो ब्लेंड कर सकते हैं, हम चाहे तो इसके साथ में और रेयॉन को भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के फाइबर को मिक्स करके एक फैब्रिक या एक टाइप का कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे ब्लेंडिंग करना कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो फैब्रिक बनेगा हमारा यहाँ पर, इस फैब्रिक में कॉटन की भी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी भी सारी विशेषताएं होंगी, साथ ही पॉलिस्टर की भी होंगी, साथ ही रेयॉन की भी होगी। तो इससे हमें अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्लेंडिंग प्रोसेस किया जाता है। ब्लेंडिंग प्रोसेस एक्चुअल में एक अच्छी क्वालिटी का या जो ब्लेंड क्वालिटी का जो फैब्रिक होता है वो बनाने में मदद देता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है स्लाइवरिंग। स्लाइवरिंग, जिसे हम हिंदी में पोनी बनाना भी कहते हैं। पोनी बनाना क्या होता है कि जो धागा जब हम बनाएंगे उसके पहले जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर्स को अलग कर दिया था कॉम्बिंग के प्रोसेस में, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं लंबे, उनको हम एक साथ रख देते हैं, चाहे शॉर्ट फाइबर हो, उन सभी को एक साथ रख करके लंबी लंबी सी उसकी पोनियाँ बनाई जाती है, स्लाइव्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को स्लाइवरिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो पूरी शीट एक साथ निकल रही थी, अब वो कुछ छोटे छोटे पतले पतले पट्टियों में निकलने लग जाती है, ठीक है। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से अब हमारा पास जो धागे बनाने का जो प्रोसेस आएगा तो उसमें हमें बहुत ही ईजी रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इसके अंतर्गत, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो है हमारा स्पिनिंग का प्रोसेस, ठीक है। स्पिनिंग जिसे कि हम हिंदी में कताई कहते हैं। एक्चुअली जो स्पिनिंग का प्रोसेस होता है, इसका कार्य होता है धागे का निर्माण करना। धागा जो होता है इसको हम कहते हैं यार्न कहा जाता है, यार्न का निर्माण किया जाता है। जो स्लाइवरिंग प्रोसेस होता है इसमें हमने जो लंबे लंबे रेशे थे इनको इस प्रकार से अलग कर लिया जाता है और धागे की जो स्पिनिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर इसकी थोड़ी सी बटाई कर दी जाती है, अर्थात इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट कर देने से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बल पड़ जाता है जिससे कि एक्चुअली धागे का निर्माण हो जाता है और इससे फाइन तरीके से या अच्छे तरीके से धागा बन करके हमारे पास तैयार हो जाता है। जो हमारा 9th प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फिनिशिंग जो होती है या फिनिशेस जो होती है वो, अर्थात इसे हिंदी में परिसज्जा कहा जाता है। जो परिसज्जा का प्रोसेस होता है बेसिकली ये कपड़े को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, इसे सुंदर या आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ में कपड़े के जितने भी अवगुण होते हैं उनको भी ये समाप्त कर देता है। देखिए फिनिशेस से या परिसज्जा से हमें फिनिशेस से क्लियर हो रहा है कि फिनिशिंग प्रोसेस में या एंड प्रोसेस होता है, ये सबसे लास्ट में किया जाता है इसे फिनिशेस देने से। और एक्चुअल में ये जो सबसे एंड प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हमारा कपड़ा बनता है चाहे हमारा धागा बन जाए किसी का भी हो, एंड प्रोसेस फिनिशेस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है श्रिंकेज। टर्मिनोलॉजी जो है वो है श्रिंकेज। श्रिंकेज का प्रोसेस
श्रिंकेज अर्थात जिसे कि हम सिकुड़न कहते हैं, जो कपड़ा सिकुड़ जाता है ना कई बार। तो देखिए जब हम कपड़े को गीला करते हैं, वेट कंडीशन में होगा, जब कपड़ा गीला होगा, ठीक है, उसके ऊपर पानी गिरेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके धागे होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो नेचुरली सिकुड़ जाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि हम कॉटन का कपड़ा मार्केट से खरीद करके लेकर आते हैं और हम जब उसे फर्स्ट वॉश करते हैं तो वो जो अपनी सामान्य लंबाई होती है उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो यह कपड़े की एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कपड़ा अधिकतर, जैसे कि कॉटन है, यह हमेशा श्रिंक होता ही है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम श्रिंक होगा, सेकंड टाइम पे आगे आने वाले समय में यह इतना श्रिंक नहीं होता है। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है क्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है, क्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है। क्रीज रेजिस्टेंस का एक्चुअली मीनिंग जो होता है वो होता है सिलवट प्रतिरोधकता, है ना। सिलवट जिसके ऊपर ना पड़े, सिलवट को रोका जा सके, उसे क्रीज रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो कपड़ा होता है, यह जो फिनिश होती है, इसके अंतर्गत जो हमारा कपड़ा होता है उसके ऊपर क्रीजेस नहीं पड़ती है, सिलवटें जो होती है, सिलवटें नहीं आती है, ठीक है। जो कपड़ा होता है उस पर सिलवटें नहीं आती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। इसे कि हम प्रत्यास्थता के नाम से भी जानते हैं, प्रत्यास्थता, ठीक है। जो इलास्टिसिटी होती है, ये देखिए ये वर्ड इलास्टिक से बना हुआ है ना। इलास्टिक को कैसा करते हैं, जब हम खींचते हैं तो वापस अपनी जो नॉर्मल स्टेट होती है उसमें आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो कपड़े का इलास्टिसिटी का गुण होता है उसमें क्या होता है कि कपड़े के अंदर नॉर्मल या एक नेचुरल इलास्टिसिटी होती है कि आप उसको ज़रा सा खींचोगे तो वो थोड़ा खिंच जाता है और पुनः उस अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे कि आपका जो रबर बैंड होता है या फिर इलास्टिक होता है, उसे हम खींचते हैं वो लंबा हो जाता है, छोड़ने पर वापस अपनी पूर्व स्थिति के अंतर्गत आ जाता है। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है रेजिलियंसी, रेजिलियंसी, ठीक है। रेजिलियंसी को हिंदी में प्रतिस्कंदता कहा जाता है, प्रतिस्कंदता कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी क्या होता है, जो रेशे होते हैं उनकी नेचुरल जो नेचुरल स्टेट है उसमें वापस आ जाना। अर्थात जैसे कि हमने कॉटन का एक बड़ा सारा बॉल लेकर के अपने हाथ में हमने उसको दबा दिया, जब हम उसको दबा देते तो वो दब जाता है और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वापस से वो इतना फूल करके तैयार हो जाता है। अर्थात वो इतना मोटा था जिसे हमने प्रेस करके दबाया और दबा करके जब वापस छोड़ते तो उसी पुनः स्टेट में वापस आ जाता है। तो इस गुण को प्रतिस्कंदता कहा जाता है। अर्थात जो रेशे होते हैं वो अपना मूल रूप वापस ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, या मूल रूप वापस ग्रहण कर लेने की जो कैपेसिटी होती है या क्षमता होती है उसे रेजिलियंसी कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है अब्रेशन, 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 अब्रेशन को हिंदी में हम अपघर्षण भी कहते हैं। अपघर्षण जो होता है अर्थात जो भी कपड़ा है या रेशा है उसकी जो रगड़ और घर्षण को सहन करने की जो क्षमता होती है उसे अपघर्षण कहा जाता है। रगड़, ठीक है, या फिर जो घर्षण होता है उसे सहन करने की क्षमता को अपघर्षण कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी कपड़ों को अगर खूब रगड़ेंगे, उसके ऊपर घर्षण करेंगे तो उसके पश्चात भी अगर वो कपड़ा सेम उसी कंडीशन में रहता है तो वो अपघर्षण की क्षमता उसके अंदर अच्छी होती है। नेक्स्ट है रेटिंग प्रोसेस, ठीक है। रेटिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है या प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं हिंदी में हम मुलायम करना, ठीक है। जो रेटिंग का प्रोसेस होता है यह लिनन फाइबर के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। लिनन का जो रेशा होता है लिनन का उसमें किया जाता है, जिसमें जो हम उस प्लांट को जो उसका कल्टीवेशन हो जाता है और वो अच्छे से पक जाती है उसकी फसल, तो उसको जड़ सहित निकाल लिया जाता है। और जब हम उसको जड़ सहित निकाल देते हैं तो अब उसके जो तना होता है ना उसके अंदर सारे के सारे रेशे रहते हैं। उन रेशों को तने से जब अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको रेटिंग कहते हैं, जिसमें जो तने की जो कवरिंग होती है बाहर की उसको पानी में या फिर ओस के अंतर्गत या फिर किसी केमिकल्स के अंदर उनको सोक किया जाता है, ठीक है। सोक करेंगे हम किस में, वाटर के अंतर्गत करेंगे, केमिकल्स में करेंगे, ठीक है,
केमिकल्स में, या फिर उसको मॉइस्चर में रखा जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी आउटर कवरिंग होती है यह सॉफ्ट हो करके और अलग हो जाती है। सॉफ्ट होकर के जब ये अलग हो जाती है तो हमारे पास में जो इसके अंतर्गत भरे हुए जितने भी रेशे होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो होती है शेयरिंग एंड ब्रशिंग। शेयरिंग एंड ब्रशिंग, ठीक है। शेयरिंग और ब्रशिंग का जो प्रोसेस होता है इसको कताई या फिर जड़ाई अर्थात कताई और जड़ाई का प्रोसेस कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो कि शिप होती है जिससे कि हम ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या किया जाता है, उसके शरीर पर से जो बाल उतारे जाते हैं उसको शेयरिंग और ब्रशिंग का प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है स्करिंग का प्रोसेस। इसको स्करिंग या स्काउरिंग दोनों कहा जाता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है सफाई करना, ठीक है। जो स्काउरिंग प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत जो भी ऊनी रेशे होते हैं, ठीक है, या वुलन फाइबर जो होता है उसको क्लीन किया जाता है। उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो शिप होती है उसकी बॉडी के ऊपर जब ये फाइबर लगा हुआ रहता है तो जैसे उस पर डर्ट आकर के जम जाती है, डस्ट है, डर्ट रहती है, ठीक है, या फिर जो उसका स्वेट होता है, पसीना रहता है, तो और उसके ऊपर थोड़ा सा एक नेचुरल गम भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो जो फाइबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे और मटमैले हो जाते हैं। तो उसको स्काउरिंग प्रोसेस के थ्रू क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लीन करने से हमें बिल्कुल साफ़ ऊन या जो वुलन फाइबर्स होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रोसेस होता है ड्राविंग आउट का प्रोसेस। ड्राविंग आउट का प्रोसेस, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खींचकर निकालना। खींचकर निकालने का जो प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत जो धागे होते हैं उनको महीन और बिल्कुल बारीक किया जाता है। अर्थात सबसे पहले हमने जो वो मोटी मोटी स्लाइवर्स थी उनका हमने ये जो स्लाइवर्स थी, ठीक है, इनका हमने थोड़ा पतला सा स्पिनिंग से हमने इसका धागा प्रिपेयर किया था, ठीक है। और इसी के साथ में ड्राविंग आउट का प्रोसेस होता है जिसमें उसको ये जो पतली पतली जो धागे निकल रहे होते हैं इनको खींचा जाता है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर थोड़ी सी जैसे कि ये अनइवन दिख रहे हैं अभी हमें, ठीक है, तो ये एक समान हो जाते हैं, ठीक है, ड्राविंग आउट के प्रोसेस के बाद में। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है फेल्टिंग। फेल्टिंग का प्रोसेस, ठीक है, जिसे कि नमदा कहा जाता है। आपने कई जगहों पर सुना होगा नमदा, मार्केट में भी तैयार नमदे मिलते हैं, ठीक है। फेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नमदा एक फैब्रिक बनाया जाता है। इसका जो बेसिकली यूज़ होता है कारपेट्स के रूप में, दरियों के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी जो वुलन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का वुलन फाइबर होगा, ठीक है, उससे तो हम जो हमारा वुलन फैब्रिक बनता है या ऊन बनती है उसको बना लिया जाता है, ठीक है। अब जो कुछ छोटे छोटे से वुलन फाइबर्स बच जाते हैं जो हमें कहीं पर भी काम नहीं आया, जो वेस्टेज फॉर्म में रहते हैं, तो उन सभी छोटे छोटे से जो वुलन फाइबर्स होते हैं उनके टुकड़ों को लेकर के और उनको मॉइस्चर दिया जाता है, ठीक है, साथ ही साथ उनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है और इसी के साथ साथ उनको हाई प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। मीन्स मॉइस्चर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें देने से क्या होता है कि जो जितने भी छोटे छोटे फाइबर होते हैं ये एक ही अलाइनमेंट में जम जाते हैं और इस प्रकार से इससे एक फैब्रिक बन जाता है, ठीक है, जिसे कि नमदा कहा जाता है और यही फेल्टिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है पुल्ड वुल। पुल्ड वुल अर्थात खींचा हुआ जो ऊन होता है, खींचा हुआ ऊन या खींचा ऊन, उसे पुल्ड वुल कहते हैं। जबकि मृत भेड़ के शरीर से वुल को प्राप्त किया जाता है, लिया जाता है, तो उसे पुल्ड वुल कहा जाता है, ठीक है, जो कि डेड होती है, ठीक है, डेड शिप से यह प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का अर्थ होता है कीड़ा पालन करना या कीड़ों को पालना, ठीक है, कीट पालन भी कहा जा सकता है इसे। जो रेशम होता है, ठीक है, जो सिल्क होता है उसका रेशम के कीड़े को पालना, ठीक है, या रेशम कीट पालन भी कहते हैं इसे,
रेशम कीट पालन, इसे इंग्लिश में सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, यही हमें रेशम का जो धागा होता है इसी कीड़े के द्वारा हमें मिलता है। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है रीलिंग का प्रोसेस। ठीक है, रीलिंग का प्रोसेस, रीलिंग का प्रोसेस होता है समेटना, है ना। जब हम सेरिकल्चर करते हैं, रेशम की कीट का पालन करते हैं, तो एंड जब इसका आता है तो उस टाइम पर वो एक कुकून बना लेते हैं और अपने आप को एक धागे से इस प्रकार से बिल्कुल पैक कर लेते हैं। जब ये कुकून्स होते हैं इसके ऊपर हज़ारों मीटर लंबा रेशम का धागा लिपटा हुआ रहता है। तो रीलिंग प्रोसेस के अंतर्गत इन कुकून्स को लेकर के गर्म पानी के अंदर डाला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रकार का गम चिपका हुआ होता है नेचुरल, जिसकी वजह से ये कुकून बहुत ही फाइन तरीके से इसके ऊपर धागा लिपटा हुआ होता है। अब जब इसे गर्म पानी में डालेंगे तो जिसकी वजह से इसके जो धागा होता है वो डीगमिंग हो जाती है, अर्थात जो भी उसके ऊपर गोंद लगी हुई है वो गर्म पानी से घुल जाती है और हमें धागा प्राप्त हो जाता है। तो उसके पश्चात जो ऊपर बहुत सी हम रील्स लगा करके रखते हैं या फिर कुछ कोन्स लगा करके रखते हैं, तो ये धागा लेकर के उस कोन के ऊपर रख दिया जाता है और उस पर हम धागे को लपेटते हैं या समेटते हैं। तो इस प्रोसेस को समेटना या रीलिंग का प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है डीगमिंग का प्रोसेस। डीगमिंग, ठीक है, जिसे कहते हैं हम हिंदी में गोंद हटाना। गोंद हटाने का जो प्रोसेस होता है यही मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कुकून होता है इसको गर्म पानी में डाला जाता है। तो जो ये कुकून है इसे जब हॉट वाटर के अंतर्गत डाला जाएगा गर्म पानी के अंदर, तो गर्म पानी में डालने से जो इसकी गम होती है वो रिलीज़ हो जाती है। रिलीज़ होना ही डीगमिंग का प्रोसेस कहा जाता है या गोंद हटाना इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी थर्मोप्लास्टिक फाइबर। थर्मोप्लास्टिक फाइबर, थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये होता है जो रेशा हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसके ऊपर ताप डाला जाए तभी वो प्रभावित होता है, अर्थात जो सामान्य तापक्रम होता है उससे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं। यह हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, राइट, यह हाई टेम्परेचर को भी आराम से सहन कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है फैब्रिक काउंट। फैब्रिक काउंट, फैब्रिक काउंट को कहा जाता है वस्त्र गुणांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पर इंच, एक जो हमारा पूरा बड़ा सारा फैब्रिक है इस पे हमने सिर्फ 1 इंच एरिया को ले लिया 1 बाय 1 का। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, देखिए जब भी कोई कपड़ा होता है उसकी जो बुनाई होती है ना, उसमें कुछ धागे आपको ऐसे चलते हुए दिखेंगे, कुछ धागे आपको ऐसे चलते हुए दिखेंगे। तो जो लंबवत धागे रहते हैं वो तो धागे होते हैं वार्प का धागा। ठीक है, और जो इस प्रकार से आड़े चल रहे होते हैं हम उनको कहते हैं वेफ्ट का धागा। ठीक है, वार्प यार्न और वेफ्ट यार्न इसे कहा जाता है। जो प्रति इंच, अब हम वस्त्र गुणांक की अगर बात करें तो किसी कपड़े के ऊपर हमने 1 बाय 1 इंच का एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हम उसमें काउंट करेंगे कि इस 1 बाय 1 इंच में कितने वॉर्प यार्न्स हैं, कितने वेफ्ट यार्न्स हैं। तो जितने वॉर्प और वेफ्ट 1 इंच के अंतर्गत होते हैं वही उस कपड़े का वस्त्र गुणांक कहा जाता है। जितने ज़्यादा 1 बाय 1 इंच के अंदर जितने ज़्यादा वॉर्प और जितने ज़्यादा वेफ्ट यार्न्स होंगे वो कपड़ा उतना ही कॉम्पैक्ट और उतना ही मजबूत बनेगा, और जितने इसके अंदर कम, इसके जो फैब्रिक काउंट में जितने कम वॉर्प और वेफ्ट यार्न्स होंगे कपड़ा उतना ही लुजलुजा होगा और उतना ही कमज़ोर होगा। ठीक है, तो वस्त्र गुणांक जो होता है कपड़े का वो बहुत ही ज़्यादा इसे प्रभावित करता है। आज के इस लेक्चर में हम यही टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।